हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। हम लोग ने सेकेंड लेक्चर तक हम लोग ने पढ़ लिया था। सबसे पहले पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे में हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आज हम लोग इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या नंबर ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज जो कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, तो सिंपल सा चीज़ दिखाई दिया कि जितना नंबर होगा किसका, जो रिएक्शन में भाग ले रहा हो, यानी रिएक्टेंट जितना नंबर में भाग लेगा वो उसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। यानी ये देख के बता सकते हैं, ये रिएक्शन हम देख के बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। यानी एक ऐसा पैरामीटर हुआ तो कह सकते हो कि ये जो मेरा मॉलिक्यूलरिटी हुआ ये एक थ्योरेटिकल फिनोमेना या थ्योरेटिकल पैरामीटर कह सकते हैं। यानी थ्योरी देख करके हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं। लेकिन यही हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर था। यानी कि ये जब तक हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो किसी का भी हम नहीं बता सकते। यानी एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैसा था, थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी से रिएक्शन देख के आप बता सकते हो वो कैसा है। अब इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, तो सिंपल सा चीज़ है कि मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू हो सकता है कभी भी जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। यानी कि जैसा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वैसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 2 था, सेम वैसे ही ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठाइए। क्या है कि जितना स्पीसीज रिएक्शन में भाग लिया, जैसे 2 भाग लिया तो 2 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, ये देख के बता सकते हैं। यानी ये थ्योरेटिकल है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा था, एक्सपेरिमेंटल था। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी हमने कहा, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कहा था निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, यहाँ वैसा नहीं है, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 1 2 3। चलिए इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे पहला देखो NH4NO3, इसको अगर हम हीट कर देंगे तो हीट करोगे तो सारा वाटर निकाल दो तो 2H2O बाहर चला गया, यहाँ से क्या बचा, N2। गौर से देखो यहाँ पे ये हमको कितना दिखाई दे रहा है, 1, या कह सकते हो 1 मोल। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी 1। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। क्लियर हो गया कि जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीसीज भाग लिया, तो यहाँ से कितना भाग लिया, 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, H2 + I2 से ये बन गया 2H है। आपको प्रोडक्ट में नहीं देखना है, यहाँ भी जैसे प्रोडक्ट नहीं चेक करना है, केवल रिएक्टेंट चेक करो। तो यहाँ रिएक्टेंट में कितना दिखाई दे रहा है, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे NO2 + O2, ये रिएक्ट करेगा तो ये NO3 बन गया। फिर से यहाँ देखो, यहाँ टोटल 3 हुआ तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो यही तीनों एग्जाम्पल आपके NCERT में दे रखा है। तो शायद क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो फिर से सुनिएगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है वो उसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी। तो ये हम देख के बता सकते हैं। रिएक्शन हमने देखा, यहाँ 1, यहाँ 2 और 1 3, तो हम देख के बता सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी। तो चूंकि हम देख के बता दिए तो ये कैसा पैरामीटर हुआ, थ्योरेटिकल। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा था, एक्सपेरिमेंटल। अगर चूंकि हम इसको देख के बता देंगे तो कम से कम रिएक्टेंट स्पीसीज कितना होगा, 1। कभी भी इसको हम लोग फ्रैक्शनल में नहीं लेते हैं, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करके एक नंबर में ले आते हैं, एक होल नंबर में ले आते हैं। तो हमने कहा कि इसका वैल्यू कैसा होगा, ऑलवेज ए पॉजिटिव होल नंबर, यानी 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको आप कॉपी कीजिए। तो हमने अभी कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी की जो बात की थी, हमने कहा मॉलिक्यूलरिटी से 1 2 3 जितना रिएक्टेंट स्पीसीज होगा देख के हम लोग कर देंगे। लेकिन देखो होता क्या है कभी कभी कि जब मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा हो
तो होता क्या है कि देखने से लगता है कि मॉलिक्युलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्युलरिटी उतनी नहीं होती है। आखिर ऐसा कब होता है? देखो, मॉलिक्युलरिटी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये आपके टर्म एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? और फिर मॉलिक्युलरिटी की जो कंसेप्ट है उसको कहाँ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये क्या है, सुनो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दिखाया है फिगर से कि जैसे मान लो ABC 3 मेरा रिएक्टेंट है, वो तीनों मान लो कोलिजन में गया, कुछ समथिंग प्रोडक्ट ऐसा बन गया। अगर ये सिंगल स्टेप में हो रहा हो, मतलब सारा रिएक्टेंट जो भी है रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और मेरा प्रोडक्ट बन गया, अगर सिंगल स्टेप में, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर सिंगल स्टेप में होता हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। वो कैसा कहलाता है? एलिमेंट्री। तो दिमाग में बैठाइए, एलिमेंट्री क्या है? जब कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया, मतलब शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, इसमें कहीं बीच में कोई रुकने वाला नहीं आया। जैसे मान लो आप आगे चल के कर्व बताएंगे, तो वो कहीं भी उसमें जो कर्व होता है वो बीच में डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, मतलब वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बस एक बार चला और प्रोडक्ट में बन गया। तो एक ही बार में जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन बहुत सारा रिएक्शन है जो एक स्टेप में नहीं होता, वो मल्टी स्टेप में होता है। जैसे आगे चल के हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, वो कैसा होता है? जनरली वो उसमें मैक्सिमम होता है मल्टी स्टेप में। तो ये जो मल्टी स्टेप है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो, कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ढेर सारा छोटा छोटा एलिमेंट्री रिएक्शन से बना हुआ है। फिर सुनिएगा, एलिमेंट्री क्या कहा? सिंगल स्टेप। तो मान लो ये अगर 2 स्टेप में है तो ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री। तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? ढेर सारे एलिमेंट्री से जो मिल के बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब सुनिएगा, ये जो मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट है वो किसके लिए अप्लाई होता है? एलिमेंट्री के लिए। वो कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई नहीं होता। चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लो ये 2 स्टेप में, हमने मान लिया एक हाइपोथेटिकल को ये 2 स्टेप में हो, तो हो सकता है कोई रिएक्शन मेरा फास्ट हो, मान लिया ये स्टेप फास्ट है और ये स्टेप स्लो है, ठीक है। जैसे मान लो इस रिएक्शन को होने में मान लेते हैं 1 दिन लग रहा है, 24 घंटा लग रहा है, ठीक है। 24 घंटा में ये वाला जो स्टेप है मान लो इसको 23 घंटा 59 मिनट लग रहा है और ये जो फास्ट इसको 1 मिनट लग रहा है। तो अब सिंपल सा काम है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर हम 1 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, 24 घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार करवा कौन रहा है? वो स्टेप जो स्लो है, वो स्टेप जो स्लो है, यानी कि जो 23 घंटा 59 मिनट लिया, ये तो बेचारा फास्ट था, तुरंत 1 मिनट में हो गया। तो सिंपल सा चीज़ है, इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार करने का जो एक होगा ना सीमा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा जो रिएक्शन स्लो है, जो रिएक्शन स्लो है। यही कारण है किसी भी रिएक्शन में, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन होता है? स्लो। इसको कहते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को लिखा रहता है RDS। पूरा ऑर्गेनिक में यही कंसेप्ट है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या होता है? सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। फिर से सुनो, पूरा दिन आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, तो जो जल्दी से आ गया आप उसका वैल्यू नहीं करोगे, अरे ये तो तुरंत पहुंचा दिया। लेकिन जो आपको बहुत टाइम ले रहा है तो वो आपका सब्र का क्या हो रहा है? इम्तहान ले रहा है, आप उसके लिए बहुत देर तक वेट कर रहे हो। तो ये जो रेट है जिसके लिए आप इंतज़ार कर, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो स्लो वाले स्टेप पे, वो स्लो वाले स्टेप पे। तो ये रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शायद क्लियर हो गया होगा। हमने क्या कहा कि जो सिंगल स्टेप में हुआ उसे हमने एलिमेंट्री रिएक्शन कहा, और जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मतलब इसको मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ ताकि आप साथ में लिख सको। सिंगल स्टेप में हुआ उसे हमने क्या कहा? एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो ढेर सारे एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलके बना हो, कह सकते हो रिएक्शन हैविंग मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप्स, इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हमने कहा कि ये जब एक से ज़्यादा स्टेप है तो कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा। तो कह सकते हो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ये कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को हम आगे चल के पढ़ेंगे RDS। तो शायद क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसको सारा का सारा फिर से समझा देते हैं। फिर सुनिए, वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई स्टेप स्लो होगा, कोई स्टेप फास्ट होगा। तो फास्ट होगा यानी तो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना। इंतजार कौन करवाएगा? ये स्लो वाला। तो स्लो वाला जो इंतजार करवाएगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, उस याद रखिएगा उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो एक रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये कैसा रिएक्शन है, ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है या ये मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आपको बताना है कि ये कैसा रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए। चलिए अब मैं बताता हूं। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कहोगे कैसे? सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन को देखोगे तो कह सकते हो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने क्या सिखाया था, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर है उसको जोड़ दूं तो 2 + हाफ कितना हो गया? 2.5। देखो तो ये कैसा वैल्यू है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। और याद रखना इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप थ्योरी में लिख लीजिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी हमने आपको सिखाया था ये होल नंबर होता है एक्सेप्ट 0। होल एक पॉजिटिव वैल्यू नंबर होता है, मतलब जो 1 2 3 4 होगा ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है। फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। और ये कैसा वैल्यू होता है? होल नंबर, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, 1 2 3 होगा। और यहाँ जबकि कैसा है? फ्रैक्शनल। तो जब मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर फ्रैक्शनल हो गया तो ये कभी भी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगा तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। ये कैसा होगा? ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। शायद ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए गौर से, ये 2O3 से कहाँ जा रहा है? 3O2 में, मतलब ओजोन O2 में टूट रहा है। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबल रिएक्शन है जो फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। ये O3 से O2 + O में जा रहा होगा, O2 + O में, फिर वो O फिर एक O3 से कंबाइन किया और कहाँ चला गया? 2O2 में। ये स्लो स्टेप है और ये मेरा फास्ट स्टेप, ठीक है। पूछा आपसे कि इसका रेट एक्सप्रेशन बताओ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, यही दो पूछा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छे बुक्स में ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि मैकेनिज्म दिया हुआ है और आपसे मांगा है कि रेट एक्सप्रेशन बताइए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ देगा। सुनिएगा, हमने अभी आपको बताया था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस पर क्या डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एज जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप होगा ये मेरा होता है RDS। इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कह सकते हो देन इसका जो रेट हम लिखेंगे, रेट बराबर रेट कांस्टेंट कितना दिया है? K3। और कंसंट्रेशन में कौन कौन होगा? रिएक्टेंट O और O3, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन 1 कर देते हैं। लेकिन गौर से देखो, क्या आपके मेन रिएक्शन में O है? नहीं है। तो अब हमें ये O रिप्लेस करना होगा। O कहाँ से रिप्लेस होगा? तो इस मैकेनिज्म में आपको O दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। गौर से देखो, फर्स्ट स्टेप कैसा है? फास्ट एंड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है 2 रिएक्शन होता है, एक फॉरवर्ड जो आगे की ओर जाता है और एक बैकवर्ड जो पीछे की ओर आता है, ठीक है। तो इसमें 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो कह सकते हो इन स्टेप 1
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करते हैं, डायरेक्ट इक्वल कर देते हैं। जो आगे की ओर जा रहा है, बताओ इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और इसके लिए जो आगे की ओर जा रहा है उसके लिए रिएक्टेंट कौन, O3। ढंग से समझिएगा, जो आगे के लिए जा रहा है उसके लिए कौन, रिएक्टेंट कौन, O3, दूसरा रिएक्शन। अब ऐसे ही हम लेते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो जो पीछे आ रहा है उसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है, K2, और रिएक्टेंट कौन कौन है, जो पीछे आ रहा है उसके लिए O2 और O। चलिए इसको हम तीसरा कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम का। देखो इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सिंपल सी कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ऐसे समझो, जितना पैसा आपका आ रहा है उतना ही अगर खर्चा हो रहा है तो नेट कहाँ हो, बैलेंस स्टेज में हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से पीछे आएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कह सकते हो। तो अब इन दोनों का रेट को हम लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में कितना था जी, यहाँ पे K1 O3 बराबर K2 O2 एंड O, ये दोनों बराबर हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से O निकाल लो, तो O बराबर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, O बराबर सबको इधर ले आओ, K1 बाई K2 इंटू O3 बाई O2। चलो ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया, O बराबर आ गया। कहोगे O हम क्यों निकाले, क्योंकि गौर से देखिए इसमें ये जो हम रेट निकाले थे किसके लिए, स्लो स्टेप के लिए, उसमें O का O था चाहिए था हमको, इसीलिए हमने यहाँ से O निकाला इस रिवर्सिबल रिएक्शन से। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पुट करो। हमें क्या पता था, बोलो एक बार, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इंटू O इंटू O3। बोलो जी, इस K3 था यहाँ पे, अब यहाँ पे आप K3 इंटू O इंटू O3, इस यहाँ पे O का वैल्यू पुट करो, तो K3 इंटू K1 इंटू K2 O3 डिवाइडेड बाई O2, ये आ गया O का सारा वैल्यू इंटू O3। अब इस सारे कांस्टेंट के लिए एक कांस्टेंट डाल दो, मान लो K। यहाँ गौर से देखो O3 यानी O3 का पावर 2 और O2 चूंकि नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -1, यानी यही आ गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया, K इंटू O3 का पावर 2 और O2 का पावर 1, यानी कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3 कितना होगा 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितना होगा -1। और अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखना होगा तो दोनों को जोड़ दोगे, 2 प्लस -1, यानी ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। फिर से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा हमने, आपको एक सिंपल सा रिएक्शन दिया था, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ था और पूछा था आपसे कि रेट एक्सप्रेशन बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। हमने स्लोएस्ट स्टेप के लिए पहले लिख दिया, इसमें दिखाई दिया कि ये एक ऐसा स्पीसीज आया O जो मेन रिएक्शन में नहीं था, तो इसको हटाने के लिए क्या किया हमने, उस रिएक्शन को लिए जो कि रिवर्सिबल था। तो रिवर्सिबल में दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों के लिए रेट लिख दिया। इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट क्या होता है, बराबर। वहां से हमने उसको निकाल लिया जो हमें पता नहीं था, वो निकाल लिए, और इस रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप के लिए जो रेट आया था उसमें O को बैठा दिए। अल्टीमेटली मेरा सारा का सारा रिजल्ट आ गया। शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो शायद कंसेप्ट समझ में आया होगा। मॉलिक्युलरिटी कैसा था, एक थ्योरेटिकल पैरामीटर था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा था, एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर था। शायद क्लियर है। यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट का जो एक्सप्रेशन निकाले ये एक्सपेरिमेंटल जो हमको मैकेनिज्म दिया हुआ है उससे निकाल पाए हैं, ना कि
हम लोग डायरेक्ट इस रिएक्शन को देख के निकालें। क्लियर है? चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें मेनली हम लोग सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेनली हमारे 3 पढ़ने हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। मेनली यही 3 पढ़ना है, जिसमें मेनली 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें देखना है कि हमें कैसा इक्वेशन मिलता है और उसका जो फर्दर डेरिवेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो तो किसी भी किताब में मिल जाएगा कि हाँ रेट इक्वेशन ये 0 ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन फर्दर जो उसको हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अराइज होता है। चलिए तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन कोशिश करेंगे इसी बोर्ड पे ये फिनिश हो जाए। तो मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन है जो 0 ऑर्डर का है, जो कि ए से मान लो कोई समथिंग प्रोडक्ट में जा रहा है। इसका ऑर्डर मान लिया हमें n बराबर 0। ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एट स्टार्टिंग टाइम कितना होगा 0। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कुछ भी, जैसे मान लो A मोल पर लीटर। समझिएगा बात को। तो ये जो A मोल पर लीटर है वो किसका कंसंट्रेशन है? वो मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट उस वक्त कितना होगा 0। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट कितना होगा 0। जो भी हम लेके चलेंगे वो कौन होगा? रिएक्टेंट। तो मान लिया इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर। अब चूंकि टाइम 0 है तो इसको हम C0 से भी दिखा सकते हैं। जो एक्सप्रेशन आपके बुक्स में रहता है हम कोशिश करें वही लेने के। C0 मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम 0। C0 समझिएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम 0। अब कहता है एट टाइम t, कुछ समय के बाद मान लो ये x टूट गया तो ये बचा कितना A माइनस x, तो ये बनेगा कितना x मोल पर लीटर। 1 मोल से 1 मोल बना तो x टूटा तो x बनेगा। इसको हम कह दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये है कुछ समय के बाद जब ये x टूट गया तो ये कितना बचा A माइनस एक्स, एंड दिस इज कंसंट्रेशन एट टाइम t। इतना क्लियर है? अब आओ रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी रेट कह सकते हो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट बराबर जो कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? A। और इसका जो पावर में जाता है वो होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर है 0, हमें पता है यहाँ पे कह सकते हो ऑर्डर कितना है 0। तो ऑर्डर चूंकि 0 था इसलिए पावर में 0 चला गया। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर लिखेंगे तो हमने सिखाया है आपको माइनस dA/dt बराबर K, और चूंकि किसी का पावर अगर 0 हो जाए, किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो केवल इधर कौन बचा? K। किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू 1, तो मेरा बचा कितना इधर K। अब एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस dA इक्वल टू K इंटू dt। अब एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और से देखिए इसका इंटीग्रेशन, टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 टू t। टाइम लिमिट है मेरा 0 टू t। उस वक्त कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 पे कंसंट्रेशन है C0 और टाइम t पे है Ct। तो यहाँ लिख दे रहे हैं C0 और यहाँ लिख दे रहे हैं Ct। हमें पता है dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, तो सिंपल है, टाइम का लिमिट इतना था तो इधर हो गया kt, इधर हो जाएगा चूँकि माइनस dA/dt है। ऐसे होता ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये हो जाएगा उलट जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, C0/Ct इक्वल टू KT। आगे मेरा कुछ एक्सप्रेशन C0/Ct इक्वल टू KT, यही आपको आपके किताब में लिखा रहता है, या फिर आपको ऐसे लिखा रहेगा Ct बराबर C0 माइनस KT। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, यही कोई एक्सप्रेशन लिखा रहेगा। तो आपको यही याद रखना है C0 माइनस Ct इक्वल टू KT। यहाँ पे कौन क्या है आप क्लियर कर लीजिए। C0 क्या है? ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Ct क्या है? कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और K क्या है आपका? दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। शायद ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर से बताइए, इस रिएक्शन को ढंग से समझिएगा। ये रिएक्शन का जो प्रेजेंटेशन ये बुक्स में नहीं मिलता है, लोग डायरेक्टली बता देते हैं या बुक्स में भी आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा, इससे इसको ढंग से समझिएगा। हमने एज्यूम किया कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है, वो समथिंग प्रोडक्ट में जा रहा है, ऑर्डर कितना है 0। शुरुआती कंसंट्रेशन इसका ए मोल पर लीटर, तो प्रोडक्ट 0 होगा। शुरुआती है तो इसको हम कह दिए C0। कुछ समय के बाद टाइम टी पे ये अगर x टूट गया तो a माइनस एक्स बचा। 1 मोल से 1 मोल मान लिया बन रहा था तो ये x बनेगा। इसको हमने कह दिया कि जो बचा दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज़ CT। रेट लो हम अभी कुछ देर पहले सीखे थे, रेट बराबर रेट कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू उसका जो पावर होता है वो ऑर्डर होता है। चूँकि ऑर्डर 0 है तो पावर 0 चला गया। किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है 1, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ माइनस डी ए बराबर के डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया, टाइम लिमिट 0 से लेके t लिए, तो जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन C0, जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन CT। इंटीग्रेशन के बाद क्या मिला, C0 माइनस CT इक्वल टू KT, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फाइनल कंसंट्रेशन कम है, और इसका जो आपको घटाने के बाद कितना मिलता है KT। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपको याद रखना है, यही है आपका कह सकते हो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, C0 माइनस CT इक्वल टू KT। कहीं पे A0 AT लिखा रहता है तो वो आप समझ सकते हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल। ऐसे याद रखो, इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, बराबर कितना है KT। अब आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन जो बनता है प्रोडक्ट जो बनता है, पूछा था वो कितने के बराबर होता है। तो चलिए, अगर आपको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हम आपको अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चन शायद कम ही रहता है, एक आध ग्राफ का क्वेश्चन है तो वो हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उसको हम इसके डेरिवेशन से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका पहला मतलब इसको हम कहते हैं चीर फाड़ करना शुरू करते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और जो आया है सब हम आपको यहाँ पे डील कर देंगे। अब ये भी बताइए, C0 बराबर हमने बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन A माना था, और CT बराबर A माइनस एक्स माना था। हमें क्या मिला, C0 माइनस CT इक्वल टू KT। बैठाइए, C0 A, ये A माइनस एक्स इक्वल टू KT, ये हो जाएगा A माइनस A, ये माइनस माइनस प्लस KT। A से A कैंसिल हो गया, यानी x बराबर K इंटू टी। सुनिए, x क्या था, x था जितना प्रोडक्ट बना था, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। ये कितने के बराबर, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम t। देखिए, बड़े अच्छे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है टाइम टी पे, वो किसके बराबर होता है, तो उसके रेट कांस्टेंट इनटू टाइम टी के बराबर होता है। तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद आएंगे इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। हो गया, चलिए ओके, अब आते हैं इसके दूसरे पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। देखिए, अभी हमने बताया इक्वेशन, आप देखिए C0 माइनस CT इक्वल टू KT है। तो गौर से देखो, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है इसको अगर कोरिलेट करोगे फाइनल कंसंट्रेशन को, तो C0 माइनस KT। तो गौर से देखो, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है और ये टाइम के साथ ये कुछ डायरेक्ट का रिलेशन, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो डायरेक्ट का रिलेशन तो आपको स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो कोरिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट का है, स्क्वायर है नहीं, कुछ पावर में माइनस हाफ टाइप का कुछ है नहीं, तो कुछ भी आपको वैसा कोई इक्वेशन आएगा नहीं जिसमें कि आपको पैराबोला बने या सर्कुलर बने, कुछ वैसा नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। तो अब इसको आप क्या करो, कंपेयर इट विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहाँ पे मेडिकल वाले स्टूडेंट, खासकर जो लोग PMT की तैयारी करते हैं, बेटा अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक दो बार अगर ढंग से सोचो, अगर समझने लगो तो वो आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपको काम आएंगे। तो यहाँ पे बेटा ढंग से समझना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को भी पहले हम अच्छे से डील करते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y बराबर
mx प्लस सी। कितना लोग इसको नहीं समझते हैं? देखिए मैथमेटिक्स वाले लोग बड़े अच्छे से इसको जानते होंगे, लेकिन बायो वाले के साथ क्या होता है ना, वो इतना में भी कंफ्यूज करने लगते हैं m क्या है c क्या है। हमें पता है, बहुत लोग को आता होगा, बट जिनको नहीं आता है बेटा सीखो, और जिनको आता भी है अपना कंसेप्ट क्लियर करो। यहाँ पे आपको पता है, एक एक चीज़ करके क्लियर करेंगे। x एंड y, ये होगा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। m ये होता है स्लोप ऑन x एक्सिस, और ये जो स्लोप होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। x एक्सिस पे ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको अभी हम समझाएंगे। ये कैसा होता है, x एक्सिस पे जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, और वो कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और आगे चल के बताएंगे ये tan थीटा के बराबर होता है। c जो है ये है इंटरसेप्ट, लेकिन कहाँ पे, ऑन y एक्सिस, मतलब वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। फिर समझिएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। x y कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। m क्या है, स्लोप कहाँ पे, x एक्सिस पे स्लोप कितने के बराबर, tan थीटा के बराबर। वो जो स्लोप है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। और c जो है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसको हम क्लियर करते हैं, ग्राफ से क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए, फिर से हम इस इक्वेशन को एक बार लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी। इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर किए थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर एम एक्स यहाँ दिखा दो और प्लस सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक बात बताओ, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। y एक्सिस पे किसको रख रहे हैं, सी टी को, y एक्सिस पे रख रहे हैं सी टी को, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कह सकते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। और x एक्सिस पे रख रहे हैं टाइम t को, यहाँ पे है मेरा टाइम t। गौर से देखो, इन दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को जब कंपेयर करो तो गौर से देखो, ये c जो है ये c नॉट के बराबर हो। मान लो कहीं काटेगा, मान लिया यहाँ पे काटा, तो ये मेरा c नॉट हो गया। गौर से देखो, m किसके बराबर है, माइनस k के बराबर कहता है। देन हमें दिखाई दिया m जो है दैट इज स्लोप, ये है माइनस k, कैसा वैल्यू है, निगेटिव। और हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है स्लोप, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू निगेटिव है, सुनेगा, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव है इसका मतलब थीटा जो होगा दैट इज मोर देन 90। फिर सुनिएगा, स्लोप जो है m किसके बराबर मिला, माइनस के, निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव है। निगेटिव वैल्यू किसका मिला, tan थीटा। tan थीटा निगेटिव कब होता है, जब थीटा का वैल्यू मोर देन 90 होगा। तो 90 से ज़्यादा, यानी कि अगर मान लो ये x एक्सिस है, हमने आपको कहा था अभी ग्राफ, जिसमें हमने कहा था कि आपको जो स्लोप देखना है x एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये जो थीटा होगा ये मोर देन 90 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है दैट इज मोर देन 90। अगर यहाँ पे होता तो 90, इधर होता 90 से कम, इधर है मेरा 90 से ज़्यादा। तो ये क्लियर हुआ, ये निगेटिव स्लोप होगा, स्लोप निगेटिव ऐसा होगा। ये जहाँ पे काटा दैट इज सी नॉट। स्लोप आपसे पूछता है तो स्लोप हमने बताया m, और ये किसके बराबर है, माइनस के। तो यही पूछता है कि स्लोप कितना आता है। मैक्सिमम आपको एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वर्सेस टाइम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ आपसे पूछा था कैसा होता है, और स्लोप पूछा हुआ है कि स्लोप कितना होता है। तो आपको ये काइनेटिक्स ये आपको पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फिर से बोलिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। इसको हमने क्या किया, पहले इस फॉर्म में लिख दिए, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में। और इसको हमने किससे कंपेयर किया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। y एक्सिस पे सी टी को रखे, y एक्सिस पे सी टी को रखे, x एक्सिस पे टाइम t को रखे। ये c इंटरसेप्ट जहाँ पे काटा वो सी नॉट के बराबर। तो हमें क्या दिखाई दे, m जो स्लोप है किसके बराबर, माइनस k के बराबर। तो माइनस k जो स्लोप मिला, मतलब समझिएगा स्लोप मेरा निगेटिव है, यानी tan थीटा मेरा निगेटिव है। tan थीटा निगेटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा। थीटा हमने अभी भी सिखाया था, अभी कहा था कि स्लोप ऑन x एक्सिस कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो गौर से देखना,
घड़ी ऐसे घूमता है, दैट इज क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा तो ऑफकोर्स गौर से देखो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ 90, यहाँ पे 90 से कम, तो ये मेरा हो गया निगेटिव, मतलब कह सकते हो स्लोप मेरा निगेटिव स्लोप को बताया। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम थर्ड इंटरप्रिटेशन में आएंगे। ये सेकंड इंटरप्रिटेशन था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब थर्ड इंटरप्रिटेशन में आएंगे, वो है मेरा हाफ लाइफ पीरियड। इसका थर्ड इंटरप्रिटेशन है, वो है मेरा हाफ लाइफ पीरियड। चलिए हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? तो हाफ लाइफ पीरियड की बात करोगे तो कह सकते हो टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल क्या क्या हो जाए, आधा, उतना में जितना समय लगेगा, मतलब समझिएगा, कहता है व्हेन फाइनल कंसंट्रेशन Ct बराबर C0/2 हो जाए, तो देन यहाँ जो टाइम होगा, यही मेरा क्या, ये जो मेरा टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टी हाफ। बात को समझिएगा, जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाए तो जितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। अब आइए, हमने आपको अभी काइनेटिक्स का सिखाया था C0 - Ct = kT। इसको बोलिए, इसको जब तक बोल के लिखिएगा नहीं कभी नहीं याद होगा। और हाँ, बार बार हम सुना है कि नोट्स, बाबू नोट्स मिल जाता है, बट कोशिश करो साथ में बनाने का, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना, वो नहीं, कभी भी नहीं सीख पाओगे। चले वापस आइए, C0 - Ct = kT। तो गौर से देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन तो C0 है, लेकिन ये फाइनल कंसंट्रेशन Ct बराबर कितना हो गया, C0/2। तो ये मेरा जो टाइम है, टाइम कितना हो गया, टी हाफ। इधर हाफ घटाओगे तो C0/2 बचा, इधर k × टी हाफ, मतलब कह सकते हो टी हाफ बराबर C0/2 के, C0/2 के हुआ। गौर से देखना, यानी कह सकते हो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस में मिला, जीरो ऑर्डर में। किस में मिला, जीरो ऑर्डर में। चलिए यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, कुछ एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जब अगर मान लो पूरा कंसंट्रेशन, मतलब कहता है व्हेन Ct बराबर फाइनल कंसंट्रेशन मेरा जीरो हो जाए, मतलब वो ख़त्म हो जाए, तो ये कह सकते हो फुल टाइम लग गया। तो फाइनल कंसंट्रेशन मेरा जब जीरो हो जाए तो देन गौर से देखना, C0 - Ct = kT था। गौर से देखो, C0 तो C0 हो गया, ये मेरा जीरो हो गया, तो ये जो k इंटू कह सकते हो टी फुल बराबर देखो तो कितना हो गया, C0/k। कुछ मिला, C0/k। ये पूरा टाइम लगा जब मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाए, जो फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया। गौर से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोम एक रिजल्ट मिला। हाफ लाइफ पीरियड कितना है, C0/2 के, और फुल टाइम कितना है, C0/k। इसको ऐसे नहीं समझ में आता, इसको कॉपी करना है कर लीजिए, हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं, रोक के कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मिला। क्या मिला, इसको हम बताते हैं। जैसे मान लो शुरुआती कंसंट्रेशन था आपका, मान लो 100 से मान लो 50 में, और 50 से होते होते कहाँ चला गया, जीरो में। गौर से देखो, यहाँ से यहाँ पूरा फुल टाइम, इसको टी फुल हम कह रहे हैं, कितना लिया, C0/k। और हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधा खत्म, 100 से 50 कितना लिया था, C0/2 के। यानी कह सकते हो यहाँ भी C0/2 के लगा है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर मिला। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर में
जीरो ऑर्डर में आप एक एक नियम लगा सकते हो, एक एक नियम समझते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इक्वल परसेंटेज को ख़त्म होने में इक्वल टाइम लगता है। नहीं आई बात समझ में? यानी 50% को ख़त्म होने में कितना लगा, C0/2 के, फिर 50% को ख़त्म होने में कितना लगा, C0/2 के। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ एक बना सकते हो। जैसे मान लो कोई चीज़ 100 है, ठीक है, 100 में 10% ख़त्म हुआ तो 90 बचा, 10% कंप्लीटेड। इसमें मान लो T1 टाइम लगा, मान लिया। पूछा आपसे 100 से वो 80 चला गया तो 20% कंप्लीट हुआ, यहाँ 10% कंप्लीट हुआ। यहाँ मान लो 70% पे चला गया तो 30% कंप्लीट हुआ। यहाँ मान लो वो 60% पे चला गया तो 40% कंप्लीट हुआ। यहाँ मान लो 50% पे चला गया तो 50% कंप्लीट हुआ। यहाँ मान लेते हैं वो 40% पे चला गया या 30% पे चला गया तो 70% कंप्लीट हुआ। यहाँ मान लो 40% पे चला गया तो 60% कंप्लीट हुआ। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, मान लो ये आपको डाटा दे दिया कि 100 से 90 शुरुआती कितना है 100 से 90 में गया तो T1 टाइम लगा। अब आपसे क्वेश्चन जो भी पूछे कि 100 से 80 में जाएगा तो कितना लगेगा, तो बताओ 10 ख़त्म होने में T1 तो 20 ख़त्म होने में 2T1, एकदम सिंपल सा है। 50 ख़त्म होने में C0/2 के तो 100 ख़त्म होने में कितना पूरा C0/k, इसका जस्ट डबल कर दिए। तो यहाँ 10 में इतना तो 20 में कितना डबल कर दिए। फिर कह सकते हो 10 में T1 तो यहाँ 100 से 70 गया तो 30 ख़त्म हुआ, तो 10 में T1 तो 70 में, 10 के लिए T1 तो 30 के लिए 3T1, फिर 10 के लिए T1 तो यहाँ 100 से 60 में गया यानी 40 ख़त्म हुआ, तो 10 के लिए T1 तो 40 के लिए 4T1, एकदम सिंपल सा है। फिर वैसे ही 100 से 50 में गया यानी 50% ख़त्म हुआ तो 5T1, 100 से 40 में यानी 60% ख़त्म हुआ 6T1, 100 से 70 मतलब 30 में गया तो 70% ख़त्म हुआ तो 7T1। है आसान, शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हमने कहा इसमें सिंपल अपनी भाषा समझो, एक एक नियम लगाओ। मतलब इतना में इतना तो कितना में कितना, मतलब 5 रुपये में मान लो 10 आम मिला, 5 रुपये में 10 आम मिला तो अगर आपसे पूछ दिया 10 रुपये में तो कितना, तो जस्ट डबल कर दो। वही वाली तो बात है कि इक्वल परसेंटेज को ख़त्म होने में या टूटने में इक्वल टाइम लगेगा। तो फिर सुनिएगा, 100 से 90 में यानी 10% में अगर T1 लगा तो 100 से जब 80 ख़त्म हुआ, 100 से 80 में गया तो 20% ख़त्म हुआ, तो 20% ख़त्म हुआ तो कितना टाइम लगेगा, 10 के लिए T1 तो 20 के लिए T2, तो यहाँ तक चलेगा। मतलब यहाँ T1 है तो जस्ट डबल 2T। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कहा कोई क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 50% ख़त्म होने में मान लो कहता है कि आपको 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा 80% ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर का, आप एक एक नियम से बना सकते हो या फिर इसको आप ग्राफ से उससे भी बना सकते हो। देखो हमने आपका इसके काइनेटिक्स बताया था, C0/CT = KT कहा था हमने। बोलो C0 जब परसेंटेज का कंसेप्ट हो तो C0 मान लो 100, कहता है 50% यानी 50 ख़त्म हो यानी कि CT कितना होगा 50। तो इनिशियल है 100, फाइनल है 50, K इंटू टाइम लगा 10, यानी इसको कर सकते हो 50 बराबर K इंटू 10, पहला इक्वेशन। अगेन C0 माइनस CT = KT। दूसरा में कहता है 80% जब ख़त्म होगा तो कितना समय लगेगा, तो C0 बराबर 100, तो CT बराबर यहाँ 20 होगा। यही लोग गलती कर बैठता है। यहाँ पे भी देखो 50% ख़त्म हो तो उसको ऐसे मत लिखो, 100 माइनस 50 लिखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ भी क्या करोगे, 100 माइनस 80 लिखोगे तो 20 बचेगा, ठीक है। अब बैठाओ C0 100, यहाँ माइनस 20, K इंटू टाइम आपसे पूछा था, यहाँ कितना हो गया 80 बराबर K इंटू T। इन दोनों को डिवाइड कर दो, दूसरा इक्वेशन इसको डिवाइड कर दो,
80/50, यहाँ हो जाएगा k से k कैंसिल, ऊपर में t बचा, यहाँ जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार में कटा, t बराबर कितना आ गया 16 मिनट। चाहे आप इस तरह से बना लो, दोनों एकदम बजाबता काइनेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई करके, और नहीं तो मुँह ज़बानी सोचो जो हमने कहा कि इसमें आप एक एक नियम अप्लाई कर सकते हो। एक एक नियम कैसे अप्लाई करोगे, इसको हम मिटा देते हैं। एक एक नियम आप कैसे अप्लाई करोगे कि 50% के लिए कितना लगा 10, तो 80% के लिए कितना लगेगा 10/50 × 80, देखे तो आता है। इससे ये कैंसिल, इससे 2 बार में कैंसिल, इससे 16 में, एकदम आ गया आंसर। तो देखो ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, बस इसमें ये चीज़ याद रखिए कि 50% के लिए C0/2 के, फिर फर्दर 50% के लिए C0/2 के टाइम लगा, यानी इक्वल परसेंटेज ख़त्म होने में इक्वल टाइम लगे। यानी कि 10% का अगर आपको दिया हुआ है तो आप 20, 30, 40, 50 किसी का भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। शायद आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एक इसके ग्राफ से और भी एक आध क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन देख ही लेता हूँ, एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट जो होता है, रेट बराबर k × a⁻0 है। a⁻0 यानी कि कह सकते हो रेट बराबर k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके बीच का ग्राफ। तो क्या बताओ यहाँ क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। यानी रेट एक्स एक्सिस के, यानी रिएक्टेंट वाला जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेट किसमें? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये भी एक ग्राफ से क्वेश्चन है कि ये ग्राफ किसका है? तो रेट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है किसमें? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। किसमें? जहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाए? जीरो। तो शायद ये सारा क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिया है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।